पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव को मिल सकती है जमानत। मधेपुरा सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। जाप कार्यकर्ताओं में जमानत मिलने की आस। देश के साथ बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अंत की ओर। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1.27 लाख से ज्यादा नए मरीज, तो बिहार में 1300 के आसपास मरीजों की पहचान। बिहार में कहर बरपा रहा खतरनाक ब्लैक फंगस। आईजीआईएमएस में भर्ती 4 मरीजों की मौत, अब तक 16 मरीजों की गई पहचान। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और देश में कोरोना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश में लगातार संक्रमण की दर में गिरावट नजर आई है। देश में पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 1,27,510 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,95,520 हो गई है। तो देश में लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो कम हो रहा है। 24 घंटे में ठीक हुए हैं 2,55,287 नए मरीज। वहीं इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2,795 मरीजों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। तो बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी नजर आ रही है। मौत के आंकड़े में भी अब कमी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से कम लोगों की मौत हुई है, जो थोड़ी राहत की खबर है। और इसके साथ साथ अगर बता दें आपको तो एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। अब लगभग 19 लाख के नीचे ही एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्भय, जिस तरीके से स्थितियां हैं, एक तो पहले कोरोना के संक्रमण में कमी आई, अब दूसरी जो राहत भरी खबर यह आ रही है कि मौत के आंकड़े 3,000 के नीचे आ गए हैं, अर्थात मौत के आंकड़ों में भी कमी। बिल्कुल अविनाश, देख सकते हैं तो मौत के आंकड़ों में कमियां देखने को मिल रही है और ऐसे में संक्रमण की रफ्तार भी लगातार कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि अब कोरोना की जो दूसरी लहर देश को परेशान कर रही थी उसमें अब कमियां दिख रही हैं। और ऐसे में इसके लिए सरकार की तैयारी और लोगों की सूझबूझ को भी ज्यादातर क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि लोग भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं और इस महामारी से बचने के लिए लोग जागरूक भी हुए हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो अब स्थितियां सुधर रही हैं। इस स्थितियों को सुधरने के लिए साफ तौर पर बेहतर तैयारियों को कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अविनाश कि अब भी जहां एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण के मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर के अब भी लोगों को सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े को देखा जाए तो कमियां तो हुई हैं, लेकिन मौत के आंकड़े को हम लगातार उसको चिंता का विषय बना हुआ है। भले ही वो 3,000 से कम हो चुकी है, जो कभी 4,000 और 4,500 के पास रहती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन ऐसे में अब भी इसको लेकर के पूरी तरीके से लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि ये आंकड़े जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार कम हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मरने वालों की संख्या को लेकर के ये कहा नहीं जा सकता कि हम इस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाह हो सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी थम नहीं रही है, वहां भी लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। जिसमें से अगर बात आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं पूरे देश में। हालांकि महाराष्ट्र की अगर स्थितियों पर आप चर्चा करेंगे तो महाराष्ट्र की स्थितियों में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिल रही है। जहां पहले 50,000 से अधिक मामले सामने आते थे, अब वहां जो है 20,000 से नीचे मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश की भी हालत को देखा जाए तो उसमें काफी परिवर्तन दिख रहा है। कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे में मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। बिहार में भी लगातार कमियां दिख रही हैं। तो ऐसे में लोगों से बार बार डीटीवी अपील करता है कि अभी भी सुरक्षित रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षित रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। निर्भय, आप बने रहे, जरा बिहार का भी अपडेट लोगों को दे देते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। बात अगर बिहार की कर लें तो बिहार में कोरोना के संक्रमण में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार को जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार बिहार में 1,01,033 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1,113 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं दूसरी और जो रिकवरी रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ राज्य में कोरोना के स्वस्थ होने की जो दर है यानी कि रिकवरी दर है वो 96.97% पर पहुंच गई है।
बीते 24 घंटे की बात कर लें तो बीते 24 घंटे में 59 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण में अब तक के सर्वाधिक नए मामले पटना जिले से ही मिले हैं। अन्य जिलों की बात कर लें तो यहां कोरोना की रफ्तार धीरे पड़ी है और अगर पटना की बात कर लें तो 164 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पटना के कुछ इसके अलावा जो अन्य जिलों की बात कर लें तो बेगूसराय है, यहां से 55, भागलपुर से 31, कटिहार से 55 और कई ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम मामले आए हैं और कई ऐसे भी जिले हैं जहां से 10 से कम मामलों की पहचान हुई है। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे जो निर्भय है सहयोगी वो न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निर्भय, जो स्तुतियां हैं प्रस्तुतियां हैं, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां से जो मामले हैं वो 10 से कम आए हैं, अर्थात वहां पर संक्रमण अब कहा जा सकता है कि न के बराबर है। हालांकि सतर्कता वहां पर भी बढ़ती जा रही है। निर्भय, बिल्कुल संक्रमण ना के बराबर बिल्कुल कह सकते हैं अविनाश, क्योंकि बात हम करेंगे और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हालत बने हुए, सिर्फ एक पटना ऐसा जिला रहा जो 100 के अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि ये तो पहले से ही हॉट स्पॉट रहा है जहां पर एक दिन में 1500 से भी अधिक मामले आए हैं, कभी देखने को मिला है। लेकिन पूरे प्रदेश में सिर्फ अभी पटना की अगर बात की जाए तो जो हॉट स्पॉट के लिए जाना जाता था वहां पर 100 से अधिक मामले सामने आए, लेकिन बाकी अन्य जो जिले हैं वहां पर स्थितियां काफी बेहतर सुधरी है। और ऐसे में अब सारे जगहों पर, यानी कि एक पटना को छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं वहां पर जो संख्या है वो सिर्फ दहाई अंकों में है, किसी ने तिहाई अंकों को नहीं छुआ है। और उससे भी बड़ी बात है अविनाश, आप देखेंगे जब गया की, जो कि गया जो था पटना के बाद सबसे ज्यादा संक्रमित जिला हुआ करता था, आज वहां पर जिस तरीके से आपने बताया कि 11 मामले सामने आए हैं, तो ये कह सकते हैं कि काफी बेहतर पहल है और सरकार की भी पहल को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई और जिस तरीके से जो दावे किए गए, दावों का असर कह सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन का असर जो है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाए गए, उस लॉकडाउन के बाद हालत काफी बदले हैं। और अब जो प्रदेश में 15,000 और उससे अधिक मामले सामने आ रहे थे, अब वहां अगर एक दिन में 1,000 या 1,500 से नीचे अगर मामले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बेहतर है। और ऐसे में बिहार जो है वो संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी के साथ अब आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इस कोरोना के दूसरी लहर को खत्म कर सकता है। हालांकि इसके साथ साथ अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर भी कभी काफी संक्रमित जिलों में रहा। इसके अलावा आप छपरा की बात करें, सारण की बात करें तो सारण में भी मामले वहां देखने को मिले थे जब सबसे अधिक संक्रमण की रफ्तार जो थी वो यहां हुआ करती थी। लेकिन अब इन जिलों में अविनाश 50 से नीचे मामले सामने आना कहीं ना कहीं बेहतर पहल कही जा सकती है। लोगों की जागरूकता और लगातार अगर लोग इस तरीके के बेहतर पहल कर रहे हैं, बेहतर कोशिश कर रहे हैं, तो लोग और भी आगे स्थितियों को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपनी सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखते हुए सुरक्षा का पालन लोग भी जिस तरीके से सजग नजर आ रहे हैं। निर्भय, आप बन रहे हैं हमारे साथ, जरा बिहार में जो दूसरी महामारी है उस पर भी थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले जरा अपने दर्शकों को ब्लैक फंगस के बारे में बताते हैं। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई है और तेजी से कम हुई है, लेकिन यहां ब्लैक फंगस जानलेवा बनता जा रहा है। हाल के दिनों में ब्लैक फंगस के कारण मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। पटना के IGIMS और एम्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो बीते 24 घंटे में IGIMS में 4 मरीजों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे राज्य में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। वहीं यहां ब्लैक फंगस के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 400 से ज्यादा पहुंच गई है, 409 संख्या बताई जा रही है। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़े हुए हैं। निर्भय, ब्लैक फंगस भी अपना एक अलग रूप दिखा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिहार सरकार ने इससे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है। अर्थात बिहार में दो महामारी, एक महामारी कोरोना जिसकी रफ्तार कम तो हो रही है, लेकिन दूसरी महामारी ब्लैक फंगस जिसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। निर्भय, बिल्कुल अविनाश, देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो बिहार में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब संक्रमण के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में लगभग 500 के आसपास मामले सामने हो चुके हैं और लगातार इसकी जो पकड़ है, यानी कि ब्लैक फंगस की जो पकड़ है वो दिख रही है। ऐसे में सरकार भले ही इसको आपदा में घोषित कर चुकी हो इस बीमारी को लेकर के और तैयारियों की बात की जा रही है, सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। अब वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उसको भी लेकर के भी सरकार ने जो वैक्सीन जो दिए जा रहे हैं इस संक्रमण के दौरान, उसकी भी अब जो दाम है उस दाम को भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि कितने दामों पर कौन सी बेची जाएगी। लेकिन अविनाश, सबसे बड़ी बात है कि इस संक्रमण का खतरा जो बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर पिछले
15 दिनों के अंदर में देखा जाए तो पिछले 15 दिनों के अंदर में संक्रमण ने काफी तेजी से अपना पैर पसारा है और उसका असर है कि अब 500 के आसपास जो है वो प्रदेश में संक्रमण के मामले हैं। इसमें सबसे अधिक जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि कुछ मरीज ठीक होकर के अपने घर भी गए हैं। सर्जरी के बाद बेहतर तैयारी यहाँ पर जो दिख रही है। एम्स अस्पताल में पिछले दिनों कुछ ऑपरेशन हुए हैं। इसके साथ साथ आईजीआईएमएस की बात करें, आईजीआईएमएस में भी मरीजों की संख्या काफी अधिक है। लगभग 80 के आसपास जो है वो एम्स अस्पताल में भर्ती है। तो तैयारी हो रही है भले ही, लेकिन संक्रमण का जो खतरा है वो डर कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा था कि गया में एक संक्रमित मरीज मिले जिससे वहां दहशत का माहौल है। और जिस भी जिले में जो संक्रमित मरीज मिले हैं उसको लेकर के लोगों में दहशत है और सरकार ने इसको लेकर के बजाबते राजधानी पटना के 4 अस्पतालों को की तैयारियों को पूरी तरीके से निगरानी में रख रही है। और उसको लेकर के जिसमें बात आपको करें कि एम्स अस्पताल, इसके अलावा एनएमसीएच अस्पताल, पीएमसीएच अस्पताल और आईजीआईएमएस अस्पताल, इसमें सरकार ने बेहतर तैयारियों की बातें की। और जो भी मरीज अगर यहाँ पहुंचते हैं तो उनके लिए पूरी तैयारी की गई है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। सर्जरी की भी पूरी व्यवस्था की गई है जिसमें एम्स और इसके अलावा आपको आईजीआईएमएस अस्पताल में पिछले दिनों सर्जरी भी हुई है। और लगभग 15 से अधिक की संख्या में जो मरीज हैं वो इस ब्लैक फंगस से सुरक्षित होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। तो लोगों को इसके लिए भी सचेत होने की जरूरत है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डरे इसलिए नहीं क्योंकि ये बीमारी जो है वो सबको नहीं परेशान कर रहा है। कोरोना संक्रमण से जंग जीत करके वापस लौटने वाले वो मरीज जिनको पहले से ही डायबिटीज हो और वो भी हाई डायबिटीज हो, इसके साथ साथ स्टेरॉइड जो ले रहे हैं, जिन लोगों ने दवाई ली है पहले से और कोरोना से जंग जीतने के लिए जिन्होंने अपने इम्यून को स्ट्रांग करने के लिए जो दवाई ली है उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है। और प्रदेश में सबसे अधिक जो ब्लैक फंगस का खतरा दिखा है वो लोगों को आंखों में दिख रहा है अविनाश। तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके की समस्या लोगों को दिखती है, थोड़ी सी भी अगर संशय होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टरों की सलाह लें और इस बीमारी को मात देने में ये भी जागरूकता के तहत ही संभव हो पाएगा। तो जागरूकता की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई आ रही है और पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाट सुप्रीमो पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है, मधेपुरा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मधेपुरा कोर्ट ने सुरक्षित फैसला रखा है, जाप कार्यकर्ताओं में जमानत मिलने की आस है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्थिति यह है कि पप्पू यादव को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें मधेपुरा सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो बड़ी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है? जी हाँ अविनाश, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो है उनको आज जमानत मिल सकती है, क्योंकि आज सुबह ही उनकी जो केस था उस पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने इसको सुरक्षित रखा है। करीब 11:30 तक ये फैसला सामने आ सकता है कि आज उन्हें बेल होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज पप्पू यादव को बेल हो जाएगी और 24 घंटे के जो प्रक्रिया होती है कोर्ट की, उसके बाद कल शाम तक पप्पू यादव पटना आ सकते हैं। जो समर्थक है उसमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। जो मंदिरी आवास है उनका, वहां पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं। करीब 11:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है वो 11:30 बजे आ रहा है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव पटना कब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप फिलहाल वहां पर हैं, क्या जाप नेताओं से आपकी बातचीत हो पा रही है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उनके वकील से कोई बातचीत हो पा रही है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? उत्कर्ष, यहाँ साफ तौर पर जो नेता है जाप के, वो कह रहे हैं कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो उनके वकील हैं वो वहाँ पे दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस जो मुकदमा है उसके जो गवाही उसको सुरक्षित रखा है और 11:30 बजे तक का समय रखा है। उसके बाद कोर्ट अपनी बात को सामने रखेगा और कयास और पूरे तरीके से ये बात साफ हो चुकी है कि पप्पू यादव को आज बेल मिल सकता है और 24 घंटे का जो प्रक्रिया होता है उसके बाद कल शाम तक वो पटना आएंगे। जो समर्थक है वो भी काफी खुश है, लेकिन अभी कोई हल्ला नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक कोर्ट के तरफ से ये फैसला कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि जो खुशी चेहरे पे है वो जरूर दिख रही है अविनाश। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से खुशी है वो दिख रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए उत्कर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जमानत मिल सकती है और
सेशन कोर्ट, मधेपुरा सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, ये कहना है वकील का, ये कहना है जाप के जो नेता हैं उनका। हालांकि जो पटना में मंदिरी में पप्पू यादव का आवास है, वहां पर कई जाप के नेता मौजूद हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी हम खुशी नहीं मनाएंगे जब तक उनको बेल पूरी तरीके से, जो कागज नहीं मिल जाता है, पेपर नहीं मिल जाता है, तब तक हम इस बात पर खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके तहत कल शाम तक पप्पू यादव पटना पहुंच सकते हैं। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। इधर बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने व्यापारियों को थोड़ी सी राहत दी है। दरअसल सरकार ने अल्टरनेट डेज पर दुकानों को खोलने की बात कही है, जो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। ऐसे में 1 महीने के बाद राजधानी पटना के बाजारों में थोड़ी रौनक जरूर नजर आई है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां जिले के अहियारपुर थाना के बखरी चौक पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक बाइक सवार युवक को मास्क नहीं पहनने के कारण रोका, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। वहीं युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और इसके बाद यहां का जो है वो माहौल बदल गया और फिर भिड़ंत हो गई। और बात अगर कैमूर की करें तो कैमूर के भभुआ में किन्नरों को रोकना पुलिस के लिए भारी पड़ गया। दरअसल किन्नरों से भरी गाड़ी देखकर पुलिस वालों ने गाड़ी को रोका, सभी किन्नरों को नीचे उतार दिया, जिसके बाद किन्नर भड़क गए और पुलिस वालों के सामने ही अर्धनंग होकर प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, विवाद नहीं थमा। विवाद को बढ़ते हुए देख पुलिस ने सभी किन्नरों को छोड़ दिया, उन्हें जाने के लिए कहा। हालांकि किन्नरों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनकी आमदनी बंद हो गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा। इसको प्रोग्राम में जाना है। हाँ। हम लोग का लॉकडाउन में कुछ नहीं है। हाँ। कमाना है, खाना है। हाँ। और आप लोग को तो तनख्वाह है, हम लोग को क्या मिला है, क्या दे रहा है? पुलिस वाला रोक दिया। हाँ, पुलिस वाला रोक दिया हम लोग को। क्या बोला? बोला कि नहीं जाना है, पैसा मांग रहा है। हमसे 20,000 रुपया मांगे। 20,000 कौन मांगा? पुलिस वाला 20,000 रुपया मांगे। गाड़ी छोड़ने के लिए 20,000 रुपया मांगे। तो फिर क्या हुआ? तो हम हकामा किए तो छोड़ा। 20,000 रुपया मांग रहा था। कहाँ जाना आप लोग? हम लोग को लगन में जाना था। हम हमारा। और मोकामा में उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले राजेंद्र सेतु पर अवैध बालू लदे पिकअप से कुचलकर अरविंद निषाद नामक एक चालक की मौत हो गई है। हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने राजेंद्र सेतु से अवैध बालू की ढुलाई बंद करने की मांग को लेकर सड़क जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हाथीदा, मरांची और चकाई पुलिस की मिलीभगत के कारण बालू की अवैध ढुलाई जारी है। ना वही है, बगल में गाड़ी खड़ी था और उसका बाद जग उतारे, जग 2 आदमी मिलकर लगा रहा था। हम बगल में खड़ा थे, हमने बचते हैं तो पहले वो हम रही पर चढ़ा देता। हाँ, तो कौन गाड़ी कुचल दिया? क्या लदा था? पीछे वाला। क्या लदा था? दोनों खाली था। मैंने क्या काम करता है वो खाली वाला गाड़ी? बालू। उसी से कुचला है? हाँ। क्या हुआ था? एक्सीडेंट उसी से हो गया। बेगूसराय में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें घटना तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र की है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन घटनास्थल पर शव को देखने के बाद आत्महत्या या हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। बात अगर औरंगाबाद की करें तो यहां दहेज के दानवों द्वारा 7 माह की गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई है और उसके बाद फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि यह मामला सामने आया है और इसके बाद सनसनी फैल गई है। घटना जमोहर थाना क्षेत्र के चिरैला होल्ट गुमटी के समीप की बताई जा रही है, जहां मृतका के पति ने मृतका के पिता ने थाने में जाकर यहां पर इस तरीके से शिकायत भी दर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सरिता की शादी जो है वो यहां के निवासी से की थी और इसके बाद शादी के बाद लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके बाद जो स्थितियां हैं वो उसकी अब हत्या कर दी गई है और आखिरकार उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है तो उन्होंने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर वैशाली जिले के हाजीपुर में
धक्का मार गाड़ी के भरोसे सुशासन बाबू की बिहार पुलिस की तस्वीर जरा गौर से आप देखिए किस तरीके से स्थिति है। हालांकि जो स्थितियां हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से धक्का मारा जा रहा है गाड़ी को, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाड़ी को धक्का मार रहे खुद पुलिस के जवानों ने पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि धक्का मार गाड़ी से हम लोग गश्ती करते हैं, जगह जगह पर बंद और स्टार्ट होता है, ऐसे में बहुत परेशानी होती है। तो आप सोचिए पुलिस धक्का मारेगी या किसी आरोपी के पीछे जाएगी, कैसे पकड़ेगी, क्या करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। और किस तरीके से प्रशासन काम कर रही है इस पर भी ये तस्वीरें बड़ा सवालिया निशान खड़े करती है। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर पिछले दिनों चक्रवाती तूफान एवं भारी बारिश के कारण किसानों को भारी क्षति हुई है। इसका अंदाजा सहज इस बात से लगाया जा सकता है कि बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगा घाट के नजदीक भारी मात्रा में तरबूज, खीरा और कद्दू पानी में बहते हुए नजर आए। तरबूज और कद्दू को देखकर स्थानीय लोग उसको लूटने की उनमें होड़ भी मच गई। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है, लेकिन वाकई में ये वीडियो, ये तस्वीरें ये दिखा रहा है कि किसानों को बहुत क्षति हुई है। और पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू यादव ने एक ट्वीट से उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे भूचाल मच गया है। दरअसल सरयू यादव ने भाजपा कार्यालय के निर्माण में भी घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं इस आरोप के जवाब में भाजपा ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कांग्रेस ने कहा है कि सरयू राय के जिस तरीके से इस रहस्य को सामने लाया है, इसमें भाजपा का एक और असली चेहरा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है खून और पसीने से। और राज्यसभा चुनाव प्रकरण 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम के शामिल होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पर बदले की भावना से उनके नाम को घसीटा जा रहा है। वहीं जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्यसभा प्रकरण पर जांच हो रही है और इससे भाजपा क्यों भाग रही है। के माननीय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने आज अपनी कुछ दिल की बातें कही। उनको तकलीफ हो गया और कुछ कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि ये निकृष्ट बातें, यदि कोई अपराध 2016 में कितनी निकृष्ट सोच थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव के समय, उसका यदि उजागर हुआ, वो बातें यदि पब्लिक डोमेन में आई, कोर्ट में गई, चुनाव आयोग के पास गया। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के मंडवा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन के एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। बताया जा रहा है कि लगभग 10 घंटों तक मुठभेड़ चली। बता दें आपको कि सोमवार को कोबरा बटालियन और पुलिस के जवानों ने सर्च अभियान चलाया था और इसी दौरान नक्सलियों से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस क्षेत्र में बुधेश्वर उरांव का जो दस्ता है वो काफी सक्रिय है, उसके लगातार मूवमेंट की खबरें आ रही थी। इसी क्रम में एक अभियान चलाया जाना प्रस्तावित था जो पिछले 2 दिन से यहाँ पे चलाया जा रहा था। और आज सुबह अभियान चलाने के क्रम में एक पुख्ता सूचना हमें एसपी गुमला के द्वारा मिली, जिसमें बताया गया कि बुधेश्वर उरांव की पार्टी का वहाँ पर मूवमेंट है इस पर्टिकुलर इलाके में, मारवा गांव के पास में। तो इसी सूचना के आधार पर जब हमारी कोबरा और पुलिस की संयुक्त पार्टी वहाँ पर पहुंची तो नक्सली जो वहाँ पर पहले से छिपे बैठे थे और कैंप कर रहे थे इनफैक्ट, तो वहाँ उनके द्वारा
कोबरा पार्टी को लक्षित करके फायर किया। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे डीटीवी भारत एक बार फिर से अपील करता है कि बिहार और देश में कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, चेहरे पर मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। फिलहाल इतने बन रहे हमारे साथ और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।